एवरीवन। आज मैं आपको कॉरपोरेट अकाउंटिंग का नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करवाऊंगी। दिस इज़ आवर फोर्थ चैप्टर, दैट इज़ अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज। 3 चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन रिवाइज करवाया है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करते हैं अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी की। तो इसमें सबसे पहले तो हमें पता होना ज़रूरी है कि होल्डिंग कंपनी क्या होती हैं। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती हैं जो दूसरी कंपनीज़ के ऊपर कंट्रोल करती हैं। और वो करती कैसे हैं? वो दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर को एक्वायर कर लेती हैं। वोटिंग राइट उनके पास आ जाता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर लेती हैं। तो इस तरह से एक जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी को होल्ड कर लेती हैं। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है। अ होल्डिंग कंपनी इज़ ए कंपनी दैट ओन्स द आउटस्टैंडिंग स्टॉक ऑफ अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी के स्टॉक को वो टेक ओवर कर लेती है, ओनरशिप उसके पास होती है। इट्स ए कॉरपोरेट ओनरशिप स्ट्रक्चर इन विच ए पेरेंट कंपनी ओन सफिशेंट equity and voting stock in another company called a subsidiary। एक पेरेंट कंपनी होती है जो सब्सिडरी कंपनी में उनके शेयर को होल्ड करती हैं, वोटिंग राइट उनके पास होता है, जिससे वो कंपनी की पॉलिसीज़, कंपनी की मैनेजमेंट के जो डिसीज़न वगैरह हैं तो उनको वो कंट्रोल कर सकती हैं। होल्डिंग कंपनी रियल एस्टेट की भी ओनरशिप होल्डिंग कंपनी के पास हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो सकता है और अदर एसेट हो सकती हैं एक होल्डिंग कंपनी के पास। तो होल्डिंग कंपनी बेसिकली वो कंपनी है जो दूसरी कंपनीज़ को होल्ड करती हैं। अब एक कंपनी कैसे होल्डिंग कंपनी बन सकती हैं? तो इसमें 3 मेथड होते हैं। बाय कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ अनदर कंपनी, by holding more than 50% of voting or equity share in another company, by controlling a holding company which control another subsidiary। तो कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक कंपनी दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन सकती हैं, या इक्विटी शेयर परचेज करके 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट इनके पास आ जाता है, या फिर दूसरी कंपनी को वो कंट्रोल करती है किसी भी तरह से, तो वो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन जाती हैं। ये अपना मतलब ये इसके पास राइट होता है कि वो दूसरी कंपनी के डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकती हैं, उनको अपॉइंट कर सकती हैं बिना किसी से कंसल्ट करे। तो ये जो पावर होती हैं, मतलब इस पावर को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरी कंपनी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने का इनके पास राइट होता है। तो एक जो होल्डिंग कंपनी है वो किसी भी तरह से दूसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बन सकती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी 2 तरह की हो सकती हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी एंड पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? जिसमें 100% जो है 100% की जो वोटिंग पावर होती है वो सारी की सारी होल्डिंग कंपनी के पास होती हैं। अगर हम पार्टली ओन्ड कंपनी की बात करें तो यहाँ पर मोर देन 50% की जो होल्डिंग है वो होल्डिंग की जो ओनरशिप है वो होल्डिंग कंपनी के पास होती हैं। कुछ शेयर होल्डर अपने शेयर होल्डिंग कंपनी को सेल नहीं करते हैं, और ये जो शेयर होल्डर होते हैं जो होल्डिंग कंपनी को अपने शेयर सेल नहीं करते, इनको माइनॉरिटी शेयर होल्डर बोला जाता है, या इनको आउटसाइडर बोला जाता है। ये आउटसाइडर होते हैं। तो जिन कंपनीज़ में 50% जो है 50% जो शेयर हैं वो होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं, मिनिमम 50% या उससे ज़्यादा, तो वो कंपनी पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी होती हैं। तो 2 तरह की कंपनी हो सकती है सब्सिडरी, या तो होली ओन्ड हो सकती है जिसमें 100% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं, तो इसके अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नील होता है, कोई भी आउटसाइडर नहीं होगा। लेकिन अगर हम पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी की बात करें तो यहाँ पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है, 50% से कम होता है, क्योंकि 50% से जो ज़्यादा शेयर हैं वो होल्डिंग कंपनी के हाथों में होते हैं। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस क्या हैं होल्डिंग कंपनी के। सबसे पहला है इजी मेथड ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल। एक कंपनी क्या करती है, सिर्फ दूसरी कंपनी के अंदर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करती है, उसके शेयर को परचेज करती है, स्टॉक को खरीदती है और उस कंपनी की ओनर बन जाती हैं। तो कंट्रोल को एक्वायर करना बड़ा इजी होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग सेपरेट गुडविल।
अलग होल्डिंग कंपनी की आइडेंटिटी अलग होती हैं, सब्सिडरी की आइडेंटिटी अलग होती है, जिससे वो अपनी सेपरेट गुडविल को मेंटेन करके रख सकती है। दोनों मर्ज नहीं होती हैं, दोनों का मर्जर नहीं होता है। जैसे मर्जर के केस में तो दो कंपनी मर्ज होकर एक नई कंपनी बन जाती है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो जो होल्डिंग कंपनी अपनी गुडविल को मेंटेन करके रख सकती हैं। अवेलिंग टैक्स बेनिफिट, अलग आइडेंटिटीज़ होने की वजह से होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का जो भी लॉसेस वगैरह होते हैं कंपनी के, पुराने जो लॉसेस हैं उनको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती हैं, तो इससे प्रॉफिट में से वो डिडक्ट हो जाते हैं और टैक्सेबल इनकम कम हो जाती हैं। अमलगमेशन में ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है। ईजी टू गेट रिड ऑफ सब्सिडरी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से सब्सिडरी से छुटकारा पाना चाहती है तो वो आसानी से ऐसा कर सकती हैं। उसको सिर्फ अपने शेयर जो होते हैं मार्केट के अंदर सेल आउट करने होते हैं। एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, क्योंकि दोनों कंपनीज अलग अलग दोनों की आइडेंटिटी होती हैं, होल्डिंग कंपनी का साइज़ सेम रहता है, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता है, जिससे दोनों कंपनीज़ को सेपरेटली मैनेज करना ईजी होता है और एफिशिएंसी मेंटेन रहती हैं। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, दोनों कंपनी सेम ग्रुप के थ्रू मैनेज होती हैं, तो दोनों में जो कंपटीशन है वो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसके एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो वो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? फ्रॉड इन इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बीच में कई बारी आपस में कुछ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस होती हैं और ये बहुत ज़्यादा या बहुत कम प्राइसेस पर होती है कि आपस में स्टॉक को ख़रीदना बेचना जानबूझकर ऐसा किया जाता है। डेटर क्रेडिटर्स इंटरओइंग ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, आपस में एक दूसरे से लोन ले सकते हैं, तो ये एक फ्रॉडुलेंट मैनर में भी की जा सकती हैं। फियर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, सब्सिडरी कंपनी इस तरह से मतलब इस तरह से उसको चलाया जाता है कि वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी के इंटरेस्ट को जिस तरह से सूट करती हैं, बाकी के जो जितने भी फिनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के या जो बाकी रिसोर्सेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज़ होते हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट हमेशा खतरे में रहता है, तो उनके लिए ड्रॉबैक होता है। डिफ़िकल्टी इन असरटेनिंग इन द ट्रू फिनेंशियल पोजीशन, होल्डिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको ट्रू फिनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है सब्सिडरी कंपनी की। जो सब्सिडरी कंपनी के क्रेडिटर्स कितने हैं या उनके शेयर होल्डर कितने हैं, तो उनको कंपनी की ट्रू पिक्चर के बारे में पता नहीं होता और कई बार उनका जो डिसीज़न होता है वो गलत भी हो सकता है। फियर ऑफ मिसमैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि जो पूरा का पूरा ग्रुप है जो पेरेंट कंपनी का, तो उसमें कई बार मिसमैनेजमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, प्रॉपर वे से इनको मैनेज नहीं किया जाता। सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। नाउ वी टॉक अबाउट जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होल्डिंग कंपनी को एक कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, इसको हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं, और जितनी कंपनीज़ को ये कंट्रोल कर रही होती हैं तो उनके लिए उनको ये स्टेटमेंट बनानी होती हैं। ये स्टेटमेंट बेसिकली फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती हैं पेरेंट और सब्सिडरी दोनों कंपनी की, और उनको एज ए सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। इसको जो प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ICAI के अकॉर्डिंग। तो एक जो पेरेंट कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनी है, किस तरह से कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट को बना सकती हैं, तो उसको बनाने का जो तरीका है वो कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट, सॉरी दिस स्लाइड इज़ नॉट विजिबल, मैं आपको अदरवाइज़ मार्क करके बता देती हूँ। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी दोनों की बनती है। जैसे नॉर्मल कंपनी होती है उनकी इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी एंड एसेट साइड होती है, ऐसे ही होल्डिंग कंपनी की भी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती हैं उसमें हम लायबिलिटी साइड में इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी को दिखाते हैं। इस तरफ हमें इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी को दिखाना है, लायबिलिटी को हमें शो करना होगा। लायबिलिटीज़ को हम लेते हैं तो उसमें हम स्टार्ट करते सबसे पहले शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल होती है वो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की हम दिखाते हैं। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की आती हैं।
फिर आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दिखाना होता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के सामने वो अमाउंट आती हैं जो आउटसाइडर शेयर होल्डर को हमने देना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम डिफरेंट टाइप के रिजर्व दिखाते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कैपिटल रिजर्व। ये जो कैपिटल रिजर्व है, यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है आगे मैं आपको बताती हूँ। इसमें ये वाला जो कैपिटल रिजर्व है जो होल्डिंग कंपनी का ऑलरेडी है वो हम लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं कैपिटल रिजर्व रिजल्टिंग फ्रॉम एक्विजिशन। एक्वायर करने की वजह से जो रिजर्व क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, और अगर कोई भी गुडविल वगैरह है तो हमें इसमें से माइनस करनी होती है। मीन्स क्या कि जो भी कैपिटल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का होगा प्लस एक्वायर करने की वजह से जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है, अगर कोई गुडविल क्रिएट हुई है तो वो यहाँ से माइनस हो जाता है। अगर रिजर्व ज़्यादा है गुडविल कम है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजर्व है अगर वो ज़्यादा है तो हम गुडविल उसमें से माइनस करके दिखा देते हैं जो एक्विजिशन की वजह से अराइज हुई हैं। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिजर्व। बी पार्ट में हम दिखाते हैं रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व ये होल्डिंग कंपनी का अपना होता है। देन सरप्लस प्रॉफिट, होल्डिंग कंपनी के अपने प्रॉफिट आते हैं, और सब्सिडरी कंपनी में जो भी होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट के अंदर शेयर होता है हम उसमें ऐड कर देते हैं, और माइनस हम करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को, कि जो प्रॉफिट एक्चुअल में रियलाइज नहीं हुआ है करंट ईयर में तो वो हमें डिडक्ट करना होता है। एक्चुअल में वो रियलाइज नहीं है और हमने उसको एज प्रॉफिट ट्रीट किया है। ये तो था हमारा रिजर्व एंड सरप्लस तक का पार्ट। फिर हम दिखाते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में हमें सभी की करंट लायबिलिटी दिखानी होती है, होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडरी कंपनी, ये हम दोनों दिखाते हैं। फिर हम दिखाते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी भी दोनों कंपनीज़ की आती हैं, दोनों की हमें दिखानी होती हैं। अगर आपस में के कोई म्यूचुअल ओइंग्स हैं तो हम इसमें से माइनस करके दिखाते हैं। म्यूचुअल ओइंग का मतलब कि आपस में कोई डेटर क्रेडिटर हैं, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी की डेटर हैं और सब्सिडरी होल्डिंग के क्रेडिटर्स हैं, तो ये म्यूचुअल ओइंग आपस में से एलिमिनेट हो जाती हैं, तो उनको हमें डिडक्ट करने के दिखाना होता है। तो दिस इज़ लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी में हम स्टार्टिंग में दिखाते हैं शेयर होल्डर के फंड, जिसमें होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल आती है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व आते हैं होल्डिंग कंपनी के। उसके अंदर एक्विजिशन की वजह से जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुए हैं तो ऐड कर दिए जाते हैं, गुडविल माइनस होती हैं। रेवेन्यू रिजर्व हम दिखाते हैं, प्रॉफिट का अगर कोई सरप्लस है वो हम दिखाते हैं, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, शेयर्स इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी, और माइनस हो जाता है अनरियलाइज प्रॉफिट। ये रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगी। फिर आती हैं नॉन करंट लायबिलिटी, दोनों कंपनीज़ की हम दिखाते हैं, करंट लायबिलिटी दोनों कंपनीज़ की दिखाते हैं। दोनों जितनी भी सब्सिडरीज़ हैं उन सबको मिलाकर पूरे ग्रुप की जो भी लायबिलिटी होती है वो हम दिखाते हैं, और म्यूचुअल ओइंग्स को उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लायबिलिटी साइड प्रिपेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं एसेट साइड की। एसेट साइड के अंदर हमें क्या क्या दिखाना होता है, सेम नॉर्मल कंपनी की तरह। पहले तो नॉन करंट एसेट को दिखाते हैं। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले फिक्स एसेट आती हैं। फिक्स एसेट में टेंजिबल इनटेंजिबल इनको सेग्रीगेट करके दिखाया जाता है, और ये दोनों कंपनीज़ की दिखाई जाती हैं। होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों की हम दिखाते हैं। देन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, इसको हम गुडविल बोलते हैं, और ये वो गुडविल होती हैं जो होल्डिंग कंपनी के थ्रू सब्सिडरी को एक्वायर करने की वजह से अराइज होती हैं, तो वो हमें दिखानी होती है। इसमें पहले गुडविल ऑफ ऑल द कंपनीज हम दिखाते हैं, ऐड कर देते हैं गुडविल एक्विजिशन की वजह से जो अराइज हुई हैं, तो वो टोटल गुडविल आ जाती हैं। अगर गुडविल का टोटल कैपिटल रिजर्व से ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व हम इसमें से माइनस करके दिखाते हैं। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट को दिखाना होता है। इन्वेस्टमेंट हम होल्डिंग कंपनी की दिखाते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी के अलावा जो कहीं पर भी पैसा लगाया गया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ सब्सिडरीज, ऐड कर देते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी की अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हम दिखाते हैं। फिक्स एसेट के बाद हम दिखाते हैं करंट एसेट। इसमें सारी कंपनीज़ की करंट एसेट आती है, जिसमें से हम म्यूचुअल ओइंग को हम माइनस कर देते हैं, और अगर कोई अनरियलाइज्ड हमारा कोई भी अनरियलाइज्ड अगर प्रॉफिट है तो वो यहाँ से माइनस हो जाता है। तो अनरियलाइज्ड का जो ट्रीटमेंट है वो लायबिलिटी और एसेट दोनों साइड पर हम करते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज़ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ये क्या होता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो शेयर होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर नहीं करे हैं तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के फॉर्म में होते हैं। सपोज अगर सब्सिडरी कंपनी का 75% शेयर कंपनी ए के पास है तो कंपनी ए होल्डिंग कंपनी है, और रिमेनिंग जो आउटसाइडर रह जाते हैं 25% का जो शेयर है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की तरह ट्रीट होता है। सब्सिडरी में 25% का शेयर माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है क्या? शेयर्स, minority interest is the share of outsider in the following: share in share capital in subsidiary, share in reserve। इसमें प्री और पोस्ट एक्विजिशन दोनों हमें लेने होते हैं। शेयर्स इन एक्यूमुलेटेड लॉसेज अगर हैं तो उनको हमें डिडक्ट करना होता है। प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट में कोई भी उनका जो शेयर है प्रॉफिट का तो वो हमें ऐड करना होता है। सब्सिडरी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो सब्सिडरी कंपनी का शेयर है वो भी हमें लेना होता है। इनके ऊपर अगर कोई डिविडेंड है तो वो भी हम कंसिडर करते हैं। तो मीन्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब वो शेयर होल्डर है, ये आउटसाइडर इंटरेस्ट होता है और इसको एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, और बैलेंस शीट के अंदर हम इसको दिखाते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में हम शेयर कैपिटल के बाद ही इसको शो करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। तो ये बेसिकली माइनॉरिटी ने जो भी शेयर को एक्वायर किया है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती हैं। तो इस तरह से माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर आती है गुडविल। अदरवाइज़ अगर हम गुडविल की बात करें तो ये इंटेंजिबल एसेट होती हैं। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज़ करती हैं तो गुडविल की अमाउंट को पे करना होता है। गुडविल कौन सा प्रपोर्शन होता है? अगर परचेज़ प्राइस जो है जिस की मतलब कंपनी की एसेट को एक्वायर किया गया है, शेयर को एक्वायर किया गया, उससे ज़्यादा जो प्राइस पे करना पड़ेगा तो वो जो पेमेंट एक्स्ट्रा की जाती हैं तो उसे हम गुडविल बोलते हैं। गुडविल का जो दूसरा नेम है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है। गुडविल इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन होल्डिंग कंपनी। तो अगर अमाउंट जो पेड है वो अमाउंट ड्यू से ज़्यादा हो जाती हैं तो गुडविल क्रिएट होती है। अगर अमाउंट पेड अमाउंट ड्यू से ज़्यादा है, इफ़ अमाउंट पेड इज़ मोर देन अमाउंट ड्यू तो वो गुडविल की तरह ट्रीट होता है। अमाउंट ड्यू हम कैसे कंप्यूट करेंगे मैं भी आपको बताऊंगी। फिर हम बात करते हैं रिज़र्व की। रिज़र्व कैसे होता है? अगर अमाउंट ड्यू अमाउंट पेड से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो रिज़र्व क्रिएट होता है। अगर अमाउंट ड्यू अमाउंट पेड से ज़्यादा है तो उस केस में रिज़र्व क्रिएट होता है, कैपिटल रिज़र्व क्रिएट होता है, और इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं रिज़र्व एंड सरप्लस में। नेक्स्ट हमारा आता है गुडविल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल रिज़र्व। गुडविल या हम कैपिटल रिज़र्व की अगर हम बात करें तो ये होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूट करते हैं। जो भी होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी हैं, टोटल अगर इन्वेस्टमेंट 4,50,000 की हैं, और अगर जो सब्सिडरी कंपनी की नेट वर्थ है वो 4,05,000 की हैं, तो अगर हम 4,05,000 के बदले में 4,50,000 पे कर रहे हैं तो 45,000 हम उनको रियल वर्थ से ज़्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा मनी को पे किया है, और ये जो मनी होती है वो गुडविल की तरह ट्रीट होती हैं। और अगर हम इसका ऑपोजिट ले कि पेमेंट तो हम 4,05,000 की कर रहे हैं बट जो नेट वर्थ है वो 4,50,000 की हैं, पेमेंट कम है नेट वर्थ ज़्यादा है, तो उस केस में जब पेमेंट कम होती हैं तो ये जो ट्रीट होता है वो कैपिटल रिज़र्व की तरह ट्रीट होता है। इसको हम कैपिटल रिज़र्व की तरह ट्रीट करते हैं। अमाउंट ड्यू हम कंप्यूट कैसे करते हैं? अमाउंट ड्यू को कंप्यूट करने का जो फॉर्मूला होता है, जो मेथड होता है, सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल के अंदर हम होल्डिंग कंपनी का शेयर निकालते हैं, उसको हमें ऐड करना होता है, और इसके अंदर कंपनी के जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होते हैं उनको भी हमें ऐड करना होता है। एक्वायर करने से पहले का जो प्रॉफिट है उसको भी ऐड करना होता है, तो हम अमाउंट ड्यू निकाल सकते हैं। और अमाउंट पेड क्या होती है कि जितना पैसा होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है तो वह अमाउंट पेड की फॉर्म में होता है। अगर हम अमाउंट पेड में से अमाउंट ड्यू को डिडक्ट कर दें तो वो जो है अमाउंट पेड में से अगर ड्यू को डिडक्ट कर दिया जाता है तो हमारा गुडविल या रिज़र्व आ जाता है। नेक्स्ट आता है प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता क्या है।
देखो, जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को एक्वायर करते हैं, सपोज अगर एक्विजिशन जो है 1 अप्रैल 2020 को हो रहा है और हम अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल को जो भी सब्सिडरी कंपनी के बैलेंसेस हमें गिवन होंगे, P&L का बैलेंस है, जनरल रिजर्व का बैलेंस है, जो उनके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह होते हैं, तो ये मान के चला जाता है कि वो एक्वायर करने से पहले के प्रॉफिट है, बिफोर एक्विजिशन। ठीक है, एक्वायर करने से पहले के प्रॉफिट है। तो ये जो एक्वायर करने से पहले के प्रॉफिट होते हैं, इनको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया जाता है, और जो प्रॉफिट एक्वायर करने के बाद के प्रॉफिट होते हैं उनको हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, इसको कैपिटल प्रॉफिट भी बोला जाता है। तो जो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट होगा, दैट इज़ प्री एक्विजिशन का जो प्रॉफिट है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, इसको कैपिटल प्रॉफिट बोला जाता है। और जो प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट होता है, इसको रेवेन्यू प्रॉफिट बोला जाता है। रेवेन्यू जो एक्वायर करने के बाद का है और कैपिटल जो एक्वायर करने से पहले का है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट एंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल प्रॉफिट, इसको कैपिटल प्रॉफिट हम बोलते हैं। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज ए कैपिटल प्रॉफिट, इट्स अ प्रॉफिट दैट इज इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जो ऑलरेडी सब्सिडरी कंपनी के बुक्स में है जब हम उनको एक्वायर कर रहे हैं, जैसे जनरल रिजर्व हैं, क्रेडिट बैलेंस है P&L का। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आर द रिजर्व विच एग्जिस्ट इन ए सब्सिडरी कंपनी एट द डेट ऑफ व्हेन इट इज़ एक्वायर्ड, जब इसको एक्वायर किया जा रहा है उस डेट को जो भी जनरल रिजर्व वगैरह के बैलेंसेस अवेलेबल होते हैं, तो वो प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट होते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं गुडविल कैलकुलेशन में। और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट क्या होते हैं? ये वो प्रॉफिट होते हैं जो सब्सिडरी कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग में इंक्लूड होते हैं, जो एक्वायर करने की डेट से लेकर आज तक के बनते हैं, कि एक्वायर करने के बाद के जो प्रॉफिट होते हैं, दीज आर नोन एज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो इनका हम जो ट्रीटमेंट है, प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। इसके अंदर एक कंसेप्ट ये भी आती हैं, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट। तो ये क्या होता है? ये प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का ही पार्ट है। देखो, अगर तो एक्विजिशन जो है 1 अप्रैल 2020 को होता है, और एक हम कह सकते हैं कि अगर एक्विजिशन 30 सितंबर 20 को होता है और हमारा अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है 31 मार्च 2021। तो अगर एक्विजिशन इस डेट को होता है, तो इससे पहले का जितना भी प्रॉफिट होगा वो हमारा प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट होगा। अगर एक्विजिशन इस डेट को होता है तो आप पूरे टाइम ड्यूरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। ये हमारा प्री पीरियड होगा और ये हमारा पोस्ट पीरियड होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ का हमारा प्री पीरियड हो जाएगा और 6 मंथ का हमारा पोस्ट पीरियड होगा। तो इस ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है, तो आप उसको प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में डिवाइड कर देंगे। जो प्री पीरियड का प्रॉफिट होगा, इसको हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कंप्यूट करते टाइम ऐड कर देंगे, और जो पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट होगा वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट ही बन जाएगा। तो यहाँ इस डेट को जो प्रॉफिट हमें गिवन होगा वो भी हमें लेना है, और यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट है उसको भी हमें कंसिडर करना है प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट निकालने के लिए। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये हमारा प्री पीरियड होता है, और इसके बाद का जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट ट्रीट होगा। पोस्ट पीरियड या पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट वो हमारा सेम ही रहेगा। तो प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन क्या होगा कि अगर if at the time of acquisition of share the balance of the subsidiary company shows debit balance of P&L, डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सारी अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको हमें डिडक्ट करना होता है। इनको कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो हम प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, तो हम पहले उस तरीके को समझते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होगा? हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है
P&L का। इसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L के ओपनिंग बैलेंस में हमें ऐड करना होता है, हमें ऐड करना पड़ेगा जो भी हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व हमें गिवन है, और इसमें से माइनस हो जाते हैं ओपनिंग अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। हमें ओपनिंग अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना होता है, तो हम प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, और माइनस कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं। अंडरराइटिंग कमीशन हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर हो सकता है, तो कुछ ऐसे खर्चे हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिनको हमने राइट ऑफ नहीं किया है, तो इसमें से वो माइनस हो जाते हैं और हम प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं। अगर हम पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट की बात करें, तो पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? पोस्ट एक्विजिशन के लिए हमें P&L का क्लोजिंग बैलेंस लेना होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व हमें लेना होता है, अमोर्टाइज जो एक्सपेंसेस होते हैं क्लोजिंग वाले वो हमें डिडक्ट करना होता है, और जो भी हमारा प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट आया है उसको भी हमें माइनस करना होता है, तो हम पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कंप्यूट कर सकते हैं। P&L का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, अमोर्टाइज एक्सपेंसेस क्लोजिंग वाले हमें डिडक्ट करने होंगे, और जो हमारा प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट आया है उसको भी हमें माइनस करना होता है, तो हम निकाल सकते हैं पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट के लिए जो हमारा प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट का तरीका है उसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पर आपको क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L लेना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व लेना है, और इसमें ऐड कर देना है अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया है किसी कंपनी को, तो जो हमारा प्री पीरियड का प्रॉफिट होगा, मतलब इन दोनों को हमें कंसिडर करना है। ये बाय मिस्टेक दिस इज़ रिटन इन हियर, तो आपको क्या लेना है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, ऐड कर देंगे हम प्री पीरियड का प्रॉफिट कि जो ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया है, और उससे पहले का जो है प्री पीरियड प्रॉफिट हमें लेना है, और माइनस कर देना है अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, और कौन से वाले? ओपनिंग वाले हमें डिडक्ट करने होते हैं, तो आप प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर तो फर्स्ट डेट को एक्वायर किया है तो आपको सिर्फ ये 3 चीज़ों को लेना होगा, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने एक्वायर किया बीच में, जैसे अगर 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 30 जून को एक्वायर किया है, सितंबर में एक्वायर किया है, नवंबर में एक्वायर किया है, 31 मार्च से पहले पहले एक्वायर किया है, तो आपको प्री पीरियड के प्रॉफिट को भी इसके अंदर ऐड करना होगा, तो आप प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें ये गिवन है कि अगर हमने एक्वायर किया है तो आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसका। देखिए, जैसे P&L अकाउंट सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट हमें 1 अप्रैल 2017 को गिवन है, ये प्रॉफिट हमें गिवन है। ड्यूरिंग 2017-18 1 अप्रैल 17 को हमें प्रॉफिट गिवन था, तो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 मार्च 18 को ख़त्म होगा। प्रॉफिट हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने अर्न करे हैं? 60,000 का प्रॉफिट हमने अर्न किया। कैलकुलेट इफ प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट केस ए 1 अप्रैल 2017। देखो, अगर हम प्री पोस्ट की बात करें, अगर तो 1 अप्रैल को एक्वायर करता है तो जो प्रॉफिट हमें इस डेट को गिवन होगा वो हमारा प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट बन जाएगा। मतलब ये जो 40,000 का प्रॉफिट है ये हमारा प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट होगा, और इसके बाद जितना प्रॉफिट हमने अर्न किया होगा वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट बन जाएगा। जितना हमारा स्टार्टिंग में प्रॉफिट था वो हमारा प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट होगा, और जो एंड में है तो वो सारा का सारा हमारा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट होगा। सेकेंड केस में हम बात कर रहे हैं अगर 31 मार्च 18 को एक्वायर किया हो। अगर इस डेट को हम एक्वायर कर रहे हैं तो इसमें तो पोस्ट पीरियड कोई है ही नहीं, तो ये सारा का सारा प्री पीरियड होगा, तो पोस्ट का प्रॉफिट यहाँ 0 माना जाएगा इस साल के लिए, और सारा का सारा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। तो 40,000 का जो प्रॉफिट है, मतलब 40,000 31 मार्च 18 को एक्वायर किया, 40 स्टार्टिंग में प्रॉफिट था, 60 हमारा बाद में हुआ, 40 का प्रॉफिट तो शुरू में था, 60 हमने ड्यूरिंग द ईयर अर्न करा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1 लाख का जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारा प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट होगा, और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट को हम नील ट्रीट करेंगे। थर्ड केस आता है कि अगर अक्टूबर 17 में एक्वायर किया, तो हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था
1 अप्रैल 17 और ख़त्म हुआ 31 मार्च 18। एक्वायर हो रहा है 1 अक्टूबर 17। तो यहाँ आपको प्री और पोस्ट पीरियड में डिवाइड करना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ हमारा प्री पीरियड होगा और बाकी हमारा पोस्ट पीरियड होगा। तो आपका ये जो स्टार्टिंग का तो प्री एक्विजिशन का है ही है, और प्लस ये वाला प्रॉफिट भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमारा प्री पीरियड का प्रॉफिट है। हमने ड्यूरिंग द ईयर 60,000 अर्न किया है, तो 60,000 में 6 मंथ हमारा प्री पीरियड बनेगा और 6 मंथ हमारा पोस्ट पीरियड बनेगा। दैट मीन्स 30 प्री पीरियड का होगा और 30 हमारा पोस्ट पीरियड का होगा। अगर हमें प्री एक्विजिशन का निकालना है तो 40 तो है ही है जो बिगनिंग में था, और प्लस 30 हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो प्री एक्विजिशन का जो प्रॉफिट आएगा वो 70,000 का होगा। और बाकी जो है 60 में 6 मंथ का जो बाद वाला है, अक्टूबर ऑनवर्ड्स जो हमारा 6 मंथ का प्रॉफिट होगा, इसको हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे। तो प्री पीरियड के प्रॉफिट को भी हम ऐड कर देते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कंप्यूट करते टाइम, और जो हमारा पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट होता है वही हमारा पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट होता है। तो इस तरह से हम ये प्री और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट को कंप्यूट कर सकते हैं। तो प्री पीरियड प्रॉफिट एंड पोस्ट पीरियड प्रॉफिट मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि अगर ईयर हमारा 1 अप्रैल 21 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 22 को हमारा ईयर का एंड हो रहा है। अगर एक्विजिशन की डेट ये है, फिर तो इस डेट का सारा प्रॉफिट ही हमारा प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इन बिटवीन एक्वायर किया गया, 30 नवंबर को एक्वायर किया है, तो इससे पहला जो पीरियड होगा बताया है मैंने अभी आपको, वो प्री पीरियड होगा, और इसके बाद का जो प्रॉफिट होगा वो हमारा पोस्ट पीरियड होगा। तो आप पूरे टाइम ड्यूरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, प्री पीरियड एंड पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट, तो आप निकाल सकते हैं प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा, अब इनका रोल क्या होता है, इनका यूज़ क्या होगा। इनका यूज़ क्या होगा, आपने करना क्या है, देखो, जब आपको अमाउंट ड्यू या अमाउंट पेड, अमाउंट ड्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, वो निकालने के लिए आप सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, होल्डिंग का प्रपोर्शन और सब्सिडरी का प्रपोर्शन। सब्सिडरी कंपनी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, होल्डिंग और सब्सिडरी का। और सब्सिडरी नहीं, ये हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बाकी तो हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं। पोस्ट एक्विजिशन को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, होल्डिंग और माइनॉरिटी। तो जो ये दोनों अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल में होल्डिंग का शेयर और प्री एक्विजिशन में होल्डिंग का शेयर, तो ये अमाउंट ड्यू की तरह ट्रीट होता है, इसको ड्यू की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने की बात करें, तो सब्सिडरी कंपनी में माइनॉरिटी का कैपिटल में शेयर, प्री एक्विजिशन में शेयर, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयर, अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाती हैं। अमाउंट ड्यू निकालने के लिए होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी की शेयर कैपिटल में शेयर और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जो शेयर होगा वो अमाउंट ड्यू की तरह ट्रीट होता है। और बाकी जो पोस्ट एक्विजिशन में होल्डिंग का शेयर होता है, तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, और इसको हम होल्डिंग कंपनी की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में ऐड करके दिखाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट। ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, और इसको होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में ऐड करके दिखाएंगे। और जो ये स्टार्टिंग का प्रॉफिट है, ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट होगा। इसको हम गुडविल या रिज़र्व निकालने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अमाउंट ड्यू हमारा फिर आ जाता है इसकी हेल्प से। तो होल्डिंग का अमाउंट ड्यू निकालने के लिए सब्सिडरी कंपनी के शेयर कैपिटल में शेयर प्लस प्री एक्विजिशन में शेयर, उन दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट ड्यू आती हैं। और अगर पोस्ट एक्विजिशन की बात करें, तो पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट ही हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, और इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। तो इस वीडियो के अंदर जो मैंने मेन टॉपिक आपको बताए हैं, आपको होल्डिंग कंपनी का मीनिंग पता होना ज़रूरी है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल क्या होती है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद एग्जाम्पल आपको ये क्लियर करना है, और साथ के साथ जो कैपिटल रिजर्व है इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है,
प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट क्या है, इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती हैं, तो वो हमें निकालना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। देन प्री पीरियड पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग कंपनी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, टाइप सब्सिडरी कंपनी की, तो इनको आप बहुत अच्छे से करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।